इतना भव्य स्वागत दिखाने की जरूरत क्या पड़ी? और कर्नाटक में तो खैर जाना ही है उन्हें, और इसका क्या असर पड़ेगा जी? देखिए, केरल का कोई मतलब नहीं है अमरीश जी ने तो। वहां से केरल से इनको पार्लियामेंट की कोई सीट मिली थी पिछली बार। न विधानसभा में कोई वजूद है भारतीय जनता पार्टी का। तो बेगाने देश में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति है केरल में। ये एक तरह का शो इस तरह का है कि वो दिखा रहे हैं केरल में कि देखिए पीएम की पॉपुलैरिटी क्या है। दूसरा ये कि केरल का की जो बॉर्डर है उसका कुछ हिस्सा कर्नाटक से जो मिलता है, उसमें निश्चित रूप से कर्नाटक पर असर डालने की कोशिश हो सकती है कि कर्नाटक के वोटर्स को प्रभावित करें। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो दूसरी है। वो ये है कि आपका जो विषय है कि प्रधानमंत्री का जो चमत्कार है मोदी जी का, वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। जो आपका मूल विषय है कि कर्नाटक को पीएम के चमत्कार का भरोसा। कर्नाटक में पीएम के चमत्कार पर अब कोई भरोसा नहीं है अमरीश जी। और 14 दिन बचे हैं देखिए कर्नाटक में मतदान को। और पीएम अगर तमिलनाडु में है, पीएम अगर केरल में है, और कर्नाटक में नहीं है। आप तुलना कीजिए कि पीएम ने हिमाचल में किस तरह से प्रचार किया था छोटे से राज्य में, और कैसे उन्होंने कहा था कि आप तो मुझे देखकर वोट कीजिए, आप बाकी उम्मीदवार को मत देखिए और किसी को मत देखिए। और हिमाचल में पार्टी हार गई थी। पंजाब में जब बीजेपी को लगने लगा कि वो हार रही है, तो आपने देखा कि एक वो पूरा का पूरा शो हुआ था बठिंडा की रैली का, और कैसे सिक्योरिटी लैब्स को मुद्दा बनाकर पीएम चले आए थे। और उसके बाद पीएम गए नहीं पंजाब में। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे ही महसूस करती है या पीएम को लगता है कि अब पार्टी को कुछ सीटें नहीं मिलेंगी, तो वो पीएम की इमेज को डेंट नहीं लगे इसलिए पीएम को विड्रॉ करने लगते हैं ये लोग। कर्नाटक में देखिए अब जो मुद्दा है वो, अगर मान के चलना चाहिए कि ईमानदारी से होंगे चुनाव, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, पर पिछली बार भी उनको बहुमत नहीं मिला था और 2013 में भी नहीं मिला था। पिछली बार 104 सीटें मिली थी 224 की विधानसभा में। ये जो सर्वेक्षण आ रहे हैं अमरीश जी, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और मैंने 3 सर्वेक्षणों को देखा, उसमें एक में 80 सीटें हैं, एक में 54 है, एक में 42 सीटें हैं। एक जो 54 वाला है उसमें 54 से 61 तक उन्होंने सीटें दी है। आप सोचिए कि ये कितनी अपमानजनक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर ये जो सर्वेक्षण आ रहे हैं ये अगर सही बैठते हैं तो आप इसके देशव्यापी असर पर जरा गौर कीजिए। प्रधानमंत्री की चमत्कार पर गौर कीजिए कि प्रधानमंत्री की छवि का क्या होगा। कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी का या पीएम का पूरा, या कहें कि कर्नाटक में जो वहां के नेता हैं उनकी जो प्रधानमंत्री पर निर्भरता थी, वो इस हद तक थी कि आप भूल जाइए कैंडिडेट्स को। आपको केवल 2 चीज याद रखना है, प्रधानमंत्री का चेहरा और चुनाव चिन्ह। इसके आधार पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए उन्होंने, करीबन मेरे ख्याल से 66 के करीब नए चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में। हो सकता है ज्यादा भी हो, पर मैं देख पाया कि 66 के करीब नए चेहरे। अब आप सोचिए, और ये 66 ऐसे लोग हैं जिनका कोई पॉलिटिकली वजूद नहीं है। इनकी सिर्फ ये है कि वो बीजेपी के हैं, और इसमें जो बीएल संतोष हैं उनके प्रति इनकी ज्यादा वफादारी है जो। और
प्रधानमंत्री की इमेज के दम पर लड़ रहे हैं। ये अगर सर्वेक्षण जो है चुनाव के, ये अगर सही साबित होते हैं 13 मई को, जिस दिन भी चुनाव के नतीजे आने हैं 13 मई या 14 मई को, आप सोचिए कि कर्नाटक अब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि जो हिंदी भाषी राज्य, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के खास आधार वोट बैंक हैं, वहां अभी से भगदड़ शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। वहां क्या होगा, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, वहां कोई नेता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं केवल वो चेहरा हैं, पर वो पूरी पार्टी को एक साथ कैसे लेके जा सकते हैं, ये अभी काफी संदेहास्पद है। तो अगर प्रधानमंत्री की छवि कर्नाटक में काम नहीं करती है, प्रधानमंत्री की छवि ने अगर हिमाचल में काम नहीं किया, प्रधानमंत्री की छवि ने अगर पंजाब में काम नहीं किया, प्रधानमंत्री की छवि ने अगर मेघालय में काम नहीं किया, नागालैंड में काम नहीं किया, तो आप मुझे ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी, और लोकसभा चुनाव तक ये पार्टी किस तरह से जाने वाली है। तो एक दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि लोग अब ये देखना चाहते हैं, या पॉलिटिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम किन सीटों पर ले जाया जा सकता है। दो चीजें हैं कर्नाटक के चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि क्या कांग्रेस अपने दम पर वहां सरकार बना सकती है क्या, क्योंकि जेडीएस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जेडीएस दक्षिणी इलाकों में, वोकालिगा इलाकों में जहां उनका प्रभाव है, उसी तरह की भूमिका अपना रही है जो भूमिका मायावती ने वेस्टर्न यूपी में अपनाई थी। और वेस्टर्न यूपी में जो भूमिका थी वो ये थी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया था। तो अगर जेडीएस यह मानकर चल रही है, या जैसा कि सिद्धारमैया ने आरोप भी लगाया है कि जेडीएस और भारतीय जनता के बीच में कोई एग्रीमेंट है, समझौता है, तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प इस माने में है कि क्या कर्नाटक की जनता इस चीज को समझती है और वो कांग्रेस को एक तरफा वोट देकर बहुमत प्रदान करती है। तो ये चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी की हार और प्रधानमंत्री की के चमत्कार का नहीं रह गया, वो ये रह गया है कि कर्नाटक का जो मैसेज है वो मैसेज देश के लिए क्या जाता है। जो सबसे बड़ा मैसेज अमरीश जी जाएगा कर्नाटक का, वो ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है और जो ध्रुवीकरण है जो उन्होंने किया, मतलब आज भी जो कहा गया है, जो आज का बयान जो है अमित शाह का, वो तो यही है कि हम मुस्लिमों को, मतलब माइनॉरिटी के आधार पर रिजर्वेशन हमें मंजूर नहीं है, और अगर हम सत्ता में आए तो हम इस रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को रखा है, और मुंबई ने भी कहा है कि वो 4% जो मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है, जो उन्होंने ओबीसी से निकालकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डाल दिया था, उसको अभी होल्ड पर डाल दिया है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये जो पोलराइजेशन इन्होंने किया यहाँ जबरदस्त तरीके से, मतलब जिन ईश्वरप्पा की बात अभी की गई, उन ईश्वरप्पा का जो ताजा बयान है वो ये है कि हमें एक भी मुसलमान का वोट नहीं चाहिए कर्नाटक में।
कर्नाटक के चुनाव को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, और वो नजरिया यह है कि राष्ट्रीय नजरिया क्या है इसके अंदर से, खासकर ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने अपनी प्रतिष्ठा को वहां दांव पर लगा दिया है और वहां की लोकल लीडरशिप को पूरा गौण कर दिया है, लिंगायत हो या वोका लिगा हो। उनका कहना है कि अब हमारे लिए केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रधानमंत्री का चेहरा और चुनाव चिन्ह। तो कर्नाटक के चुनाव को हमको इस लिहाज से देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की छवि में डेंट लगना शुरू हो गया है, और जो शुरुआत हिमाचल से हुई या पंजाब से हुई वो यहाँ पुख्ता हो जाएगी कर्नाटक में। और हमको ये देखना होगा कि जो प्रयोग गुजरात में किया गया था, सारे पुराने लोगों को, सारे बूढ़े लोगों को, तमाम लोगों को जो साफ करके नए चेहरों को लाकर जो प्रयोग किया गया और प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया, वो कर्नाटक में सफल होता है कि नहीं, तो वो निश्चित रूप से आज की तारीख में हमें असफल होता दिख रहा है। और ये जो हार है, इस हार के लिए येदियुरप्पा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और मुंबई को भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनको तो आपने पहले से ही अलग कर दिया है। तो ये चुनाव तो अमित शाह और प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, और इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है वहां बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के, तो इस हार का जो एनालिसिस होगा वो ये होगा कि ये प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रूप से हार है। इसीलिए जो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने कर्नाटक से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, और हो सकता है अगर चुनाव तक वो एक जगह जाए, दो जगह जाए या नहीं जाए, और पूरा का पूरा अमित शाह ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कर्नाटक में, दूसरे लोग सक्रिय हो गए हैं, पर प्रधानमंत्री की सक्रियता जो है अभी वहां नहीं है कर्नाटक में।